बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर और फिर हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ते हैं। एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एमडी कैट के स्टूडेंट उनका जो यूएचएस सिलेबस है उसमें भी ये उनके सिलेबस का हिस्सा है। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है इसमें कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं। आपने ये लेक्चर तवज्जो से सुनना है और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने राइट डाउन करने हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, साथ हम एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड से मेरी मुराद होती है कि वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। इसके बाद ना हम कुछ अबनॉर्मेलिटीज इनको स्टडी करेंगे और इसी से ही हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम लास्ट पे एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इसको डिस्कस करेंगे। ये हैं टारगेट्स जो इस लेक्चर में हम अचीव करना चाहते हैं। डेफिनेशन से पहले ना लफ्ज आयोनाइजेशन, ये जो आयोनाइजेशन का मानी क्या है? हम कहते हैं किसी एटम का या मॉलिक्यूल का जब इसमें से लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इससे आयन या मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। तो किसी एटम या मॉलिक्यूल का आयंस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आयन में कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां जो मैं जिस आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा ना, उसमें हम कहेंगे कि किसी एटम या मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे हमारे पास आयन बनेंगे और ऐसे आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब किसी एटम या मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वी नीड द एनर्जी। तो वो एनर्जी जो किसी एटम या मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे इस टॉपिक में, ये जो हम चैप्टर 6 में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 6 में पढ़ रहे हैं, इसमें मैं एलिमेंट्स उनके आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा। यानी मैं आपको एक तो ये बताऊंगा इस टॉपिक में कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एलिमेंटल प्रॉपर्टी। गो के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे हमने ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री को पढ़ा, वहां पे हमने पढ़ा था कि जब ये जो है आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल या गैसियस एटम जब वो आयोनाइजेशन चैम्बर में जाते हैं तो हम उन एटम या मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं और यूं आपके पास पॉजिटिव, यानी आयोनाइजेशन होती है। तो आयोनाइजेशन एटम्स की भी होती है, आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल्स की भी होती है, और दोनों के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। लेकिन चैप्टर 6 के इस हिस्से में मैं सिर्फ एलिमेंटल आयोनाइजेशन की बात कर रहा हूं। दूसरी ये बात आपने ज़हन में रखनी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन पे आए। डेफिनेशन में मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove valence electron को स्टूडेंट आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, from an isolated gaseous atom
इज कॉल्ड, आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह लें, आप इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह लें, दोनों कह लें। अगर इस बात को देखें, इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मेरे पास ना ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये मेरे पास एक एटम है, सपोज सोडियम का एटम है। माय डियर स्टूडेंट, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1। ये हमारे पास जो है, दिस वन इज एन एटम ऑफ सोडियम। हमने क्या करना है, दिस एटम शुड बी आइसोलेटेड। पहली बात, ये एटम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मीन इस एटम ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, अलग थलग। दूसरी बात, इट शुड बी इन गैसियस स्टेट। ये सोडियम एटम आइसोलेटेड हो, गैसियस स्टेट में हो। अब ये इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में मौजूद है, दिस वन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से रिमूव करवाना है, तो किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो आप एनर्जी देंगे ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी क्यों देनी पड़ती है? वेरी सिंपल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन स्टूडेंट, इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो एनर्जी जो किसी एटम के वैलेंस शेल से, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। और कंडीशन क्या है? एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट एंड एटम शुड बी आइसोलेटेड। तो जो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है ना, यूनिट ये या तो किलो जाउल पर मोल है, या किलो कैलोरी पर मोल है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें से हम अक्सर ना किलो जॉल पर मोल में आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करते हैं। तो चूंकि इसके यूनिट्स किलो जॉल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही वजह है कि दिस वन इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास आगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में पहली बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इट इज एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, इट इज इन गैसियस स्टेट। आप इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन, कैटायन हासिल होगा। इस दौरान जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू प्लस 13.315 किलो जाउल पर मोल। दूसरी तरफ अगर आपके पास ये सोडियम का एटम है, दिस वन इज एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ सोडियम, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं, आपके पास सोडियम आयन हासिल होगा, कैटायन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। इसके लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट एनर्जी इज प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। माय डियर स्टूडेंट, ये देखें, यहां भी मैंने ना इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन, यहां भी इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन का मतलब है एंडोथर्मिक होती है। तो हमेशा किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 जितने भी, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक एनर्जी, आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम एटम की बात करता हूं, मैग्नीशियम एटम, अब देखो, अगर मैं इसी एटम के, मैं कहूं जी इसके अंदर 12 प्रोटॉन है और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, और साइज थोड़ा सा कम कर दूं, अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब ये सोडियम का एटम नहीं है, ये है मैग्नीशियम का एटम गैसियस स्टेट में। अब आप इस इलेक्ट्रॉन पहले को निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपके पास ये बन गया Mg+1, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से, और जो आपने एनर्जी दी ना दैट एनर्जी इज प्लस 738 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से आप, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, आपके पास ये बन गया Mg+1,
अब इसके वैलेंस शेल में भी एक और इलेक्ट्रॉन है, अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हम और एनर्जी देंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालें उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम एटम में 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम की टोटल 12 आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है। ये थी इसकी एग्जांपल्स। स्टूडेंट कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं, उसको देखिएगा। मेरे पास ये एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। मैं कोई एटम एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन सपोज 11, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह एक इलेक्ट्रॉन। सपोज दिस वन इज सोडियम एटम, ये सोडियम एटम। अब ना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो अट्रैक्शन है ना, ये अट्रैक्शन हमें बताती है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक पॉइंट जरा देखना, हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ये बात आपने स्टूडेंट याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जैसे कि मेरे पास ना 8th ए ग्रुप है, 8th ए ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है। 8th ए ग्रुप को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, गैसेस जिसमें आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये आपके पास, दीज आर नोबल गैसेस। अब माय डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की, यानी दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है तो नोबल गैसेस के एटम दे आर हाईली स्टेबल, आई मीन दे आर हाईली स्टेबल। और अगर वो हाईली स्टेबल है तो हाईली स्टेबल का मतलब है कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वाई हम इन नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर लीस्ट रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिविटी क्यों है? बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। और वाई दे आर हाईली स्टेबल? बिकॉज दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैं एक और बात बताता हूं, अमंग द नोबल गैसेस, 6 नोबल गैसेस में भी अगर आप कंपैरिजन करें तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हीलियम की, और हीलियम पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल एटम है। और अगर मैं कहूं सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है पीरियोडिक टेबल में? हीलियम। इसके बरक्स अगर आप आ जाए ना, दूसरी बात कि आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ए ग्रुप या जिसे आप ग्रुप 1 कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस ग्रुप इज अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स में आपके पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। दीज आर अल्कली मेटल्स, दीज आर मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी, तो लीस्ट या लोएस्ट, आप लोएस्ट कह दें, सबसे जो कम है
लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, लिहाजा दे आर लीस्ट स्टेबल। यू में से दे आर हाईली अनस्टेबल, और अगर इनकी स्टेबिलिटी कम है तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। ये दो बातें आपके ज़हन में बैठनी चाहिए, और इन ये जो मैंने दोनों बातें बताई हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो दारोमदार है, वो इस रिलेशन पे है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम। यानी यू में से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ पैरामीटर टू डिटरमिन द रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, वो कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? उन फैक्टर्स में नंबर वन इज द एटॉमिक रेडियस, नंबर टू इज द न्यूक्लियर चार्ज, number 3 is the shielding effect, number 4 is the nature of orbitals, और नंबर 5 जो है, पांचवा जो पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन बाय वन स्टूडेंट हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको यह बताया कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन डिसाइड करती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट, जितनी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब एटॉमिक रेडियस, जब एटॉमिक रेडियस कम होता है, इट मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आता जाता है, और करीब आने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर, यानी एटॉमिक रेडियस अगर कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। अगर एटॉमिक रेडियस कम होता है तो इट मींस कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, वो कब बढ़ती है? जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता है उतनी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, जितनी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है उतना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतनी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज, या आप इसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट। हमने जब एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है उतनी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होती है, और अगर अट्रैक्शन कम हो रही है तो इट मींस आयोनाइजेशन। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होती है, और कम होने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान क्या आ गया? इनवर्स रिलेशन। नेचर ऑफ ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एंड दिस वन इज द फोर्थ ऑर्बिट। सपोज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा गौर से। फोर्थ ऑर्बिट में ये पड़ा है 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f, ये 4 ऑर्बिटल्स है, s p d f। मेरे पास एक एटम है
उसके मैंने 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। एक और एटम है उसके 4p से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। एक और एटम है इसके 4d से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, और एक और एटम है उसमें 4f से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। 4 मुख्तलिफ एटम हैं और चारों एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल से sp-df मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। मुझे बताएं किस ऑर्बिटल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है और किस से मुश्किल है? वेरी सिंपल आंसर, वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के करीब है उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लिहाजा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और अट्रैक्शन स्ट्रांग का मतलब उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और यूं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। और लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? वो होगी फ्लोरीन की, आई एम सॉरी, वो है f ऑर्बिटल की। अब इसमें देखें, मैं कह सकता हूं s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, p में है तो उससे कम, d में है तो उससे कम, और f में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है f ऑर्बिटल में तो आपको सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल के लिहाज ये बातें आपने ज़हन में रखनी है, जब हम आगे ट्रेंड पढ़ेंगे तो इनकी जरूरत पड़ती है। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, मेरे पास ना ये एक कंपैरिजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट इस कंपैरिजन में मैं s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स ले रहा हूं। दिस वन इज px, ये वाले, दिस वन इज py, ये, एंड दिस वन इज pz। अब पहली बात, आप ये जानते हैं कि n ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, मैक्सिमम 2। ये 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, तो हम कहेंगे दीज आर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट हम इसे कहेंगे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। अच्छा, अगर एक की बजाय ना 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, एक इसमें और एक इसमें, अब भी ये पार्शियली फिल्ड है। 3 नहीं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, एक इसमें और एक इसमें, अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना तो फिर तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा ना, ये फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, दोबारा, या 1 हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, 3 या 6 की मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो हम इसे कहते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। और माय डियर स्टूडेंट, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल हैं तो दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो ऐसे एटम्स जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इसके बरक्स अगर तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो दे आर हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल ऑर्बिटल, स्टेबल, एंड दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टेबल है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तीसरी कैटेगरी क्या आ गई, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं, 2 इसमें आ जाएं, 2 इसमें आ जाएं, नाउ दीज आर कॉल्ड कंप्लीटली filled orbitals, completely filled, and they have highest stability, and they have highest ionization energy. स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा, आयोनाइजेशन। और अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैसेस की।
जो नोबल गैसेज है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो p ऑर्बिटल्स है कंप्लीटली फिल्ड है, यही वजह है कि नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ना कि पार्शियल फील्ड, ये फिफ्थ ग्रुप जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। और ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इस तरह फोर्थ ए एंड सो ऑन उनकी है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का हिंट देती है और इसकी बेस पे भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी उसको डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वी हैव पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है ना, इससे हम पहली बात पढ़ते हैं नंबर 1 पे अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड, जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है, जरा देखिएगा। मैं कहूंगा कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट, ये भी कह सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड जरा शॉर्ट हो जाता है। रीजन क्यों कम होती है, वेरी सिंपल। क्यों इंक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्यों बढ़ती है, वेरी सिंपल, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइज कम हो रहा है। दूसरी बात, ड्यू टू इंक्रीज इन effective nuclear charge, Z effect, this is called the effective nuclear charge। तो effective nuclear charge इसके बढ़ने से, अब ये effective nuclear charge क्या होता है जरा इसको देखना। ये जो मैं लिखता हूं ना effective nuclear charge, Z nuclear charge effective, ये होता है nuclear charge माइनस shielding effect। तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट, क्यों इंक्रीज क्यों कर रही है, इन दो वजूहात की बुनियाद। अब जरा देखें, मेरे पास ना ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। ये शुरू कहां से हुआ, लिथियम है, सोडियम है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और नियोन का एटॉमिक नंबर 10। अब ना इनके ऊपर ये ग्रुप भी हम लिखते थे। लिथियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, बेरिलियम सेकंड ए, बोरॉन थर्ड ए, कार्बन फोर्थ ए, नाइट्रोजन फिफ्थ ए, ऑक्सीजन सिक्स ए, हैलोजन ये फ्लोरीन सेवंथ ए और नियोन 8th ए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनका एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके नीचे मैंने ना इन तमाम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिख दी। ये देखें, इनकी मैंने वैल्यूज लिखी हैं। तो अब इसी वैल्यू को मैं इस ग्राफ की सूरत में आपके सामने लाता हूं। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी बज़ाहिर तो लग रहा है कि लिथियम से लेकर नियोन तक इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे दो प्रॉब्लम आ रहे हैं, दो अबनॉर्मल, दो इर्रेगुलर ट्रेंड हम देख रहे हैं दो जगहों पे। और वो क्या है, पहले आप देखें, बेरिलियम यानी सेकंड ग्रुप, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोरॉन की कम है। हालांकि अगर हम लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जा रहे तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, सेकंड ए ग्रुप बेरिलियम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोरॉन की कम है। आगे भी एक अबनॉर्मेलिटी है, और वो क्या है कि नाइट्रोजन की, पांचवां ग्रुप है नाइट्रोजन, फिफ्थ ग्रुप का मेंबर नाइट्रोजन, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है।
लेकिन दो अब नॉर्मल कैरेक्टर यहां नजर आ रहे हैं, दो अब नॉर्मल ट्रेंड नजर आ रहे हैं। पहला क्या? पहला मेरे पास है कि सेकंड ए ग्रुप और ये थर्ड ए ग्रुप। सेकंड ए में आपके पास बेरिलियम था, थर्ड ए में बोरॉन है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोरॉन की कम है, उलट है ट्रेंड की। सिमिलरली मेरे पास ये आ गया फिफ्थ ए ग्रुप, यहां पे नाइट्रोजन है। सिक्स ए ग्रुप, दिस वन इज द ऑक्सीजन फैमिली। अब होना क्या चाहिए था? नाइट्रोजन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन है क्या? इसके उलट। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? ये दोनों जो है ना बातें, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती। जरा देखिएगा, मैंने ना इन दोनों के आंसर आपको पीछे समझा दिए हैं। अगर आप गौर करेंगे आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। मैं पहले इन दोनों की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में, 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s। यानी ये मेरे पास बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है। ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 1s 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये सेकंड ऑर्बिट आई मीन 2s, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। अब आपने इस s जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये यूं लिख दो या इसके ऊपर ये बना दो, आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। इसके बरक्स आपके पास ये आ गया बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। जो 5 एटॉमिक नंबर ये हमें क्या बता रहा है कि 1s2 2s2 एंड 2px1 2py 2pz ये एम्प्टी है। अब बोरॉन में आपने किस इलेक्ट्रॉन को निकालना है? बोरॉन में हमने 2px वाला ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना। बेरिलियम में किसको रिमूव करवाना है? ये 2s का इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना। अगर मैं इसी कोई बोरॉन का, तो ये बोरॉन में ये 2px है ना, यहां से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। स्टूडेंट यहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे ये डिस्कस किया यहां पे कि अगर s में इलेक्ट्रॉन हो और p में हो, किस में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल है? तो हमने कहा कि s में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल है क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है। p ऑर्बिटल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का आसान है क्योंकि p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से अवे है एज कंपेयर टू द s। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम के आपने s से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बोरॉन में p से निकालना है। तो s चूंकि न्यूक्लियस के करीब है, लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है और ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की निस्बत ज्यादा है। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, ये ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का बायस बनते हैं। अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इन दो की निस्बत अनस्टेबल होता है, आसानी से रिमूव हो जाता है। तो आपने बोरॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और बेरिलियम से पेयर्ड स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। इन दो वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ए ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड ए ग्रुप। दूसरी बात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे चले जाओ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना नाइट्रोजन की, तो हर px py pz इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। और मैंने कहा था कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में आ जाएगा, दे आर कॉल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दे आर स्टेबल एंड दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बरक्स अगर आप ऑक्सीजन को देखें, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवाओ, 2 4 5 6 7 8। अब अगर आप इन p ऑर्बिटल्स को देखें तो इन p ऑर्बिटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने कहा था अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो आप उसे कहेंगे पार्शियल फील्ड। और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल रखने वाले जो एटम्स हैं, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन दोनों की जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा है, वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के लिहाज से डिस्कस किया।
ये था अक्रॉस द पीरियड। नंबर 2, दूसरी बात वो है डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आप आते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। ये देखिए, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और इन दोनों चीजों के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जैसे कि आप ये अल्कली मेटल्स में देख लें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनके साथ इनके आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लिखी हुई है, तो ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होता जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। बिल्कुल इसी तरह आप ये हेलोजेंस को देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी देख लें, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। और रीजन, लॉजिक क्या देंगे? 2 पॉइंट्स, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास लास्ट जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में मैं 3 बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1, पहली बात, इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर। पहला मेटालिक करैक्टर, इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर। पहला मेटालिक करैक्टर। अच्छा, with the help of ionization energy you can classify elements into metals, non-metals and metalloid। जैसे कि ऐसे एलिमेंट which have low ionization energy in periodic table, those elements which have low ionization energy they are metals। तो ध्यान में रखना है, metals have low ionization energy, they easily remove electron, they easily lose electron and form the cation। मॉडरेट आयोनाइजेशन एनर्जी, मॉडरेट आई मीन ना कम ना ज्यादा, दे आर मेटालॉइड। और तीसरी बात याद रखनी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है दे आर नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स का मेटालिक करैक्टर उसको चेक करने के लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी को बतौर पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 बातें लिखी है ना, ये अक्सर एमसीक्यू के तौर पर पूछी जाती है। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, नंबर 2, दूसरी एप्लीकेशन वो है स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट, दैट इज वैलेंसी ऑफ एन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है एटम की वैलेंसी मालूम करने में। कैसे? मैं ना मैग्नीशियम एटम की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैग्नीशियम एटम गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओ, मैग्नीशियम Mg+1 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो मैग्नीशियम एटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट, एंड दैट इज 738 किलो जूल पर मोल। अब आपके पास ये Mg+1 आयन आ गया मैग्नीशियम का, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं। जब आप उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, अब आपको जो
आयन मिलेगा वो Mg2+, और अब जो एनर्जी दरकार होगी दैट इज कॉल्ड द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट दिस वन इज 14 + 14 51 है, मैं 50 लिख देता हूं, किलो जूल पर मोल। तो जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से रफली डबल होगी। ये 700, ये 1400, 700 1400 रफली डबल होगी। तीसरी बात, अगर मैं मैग्नीशियम के इस आयन से डाई पॉजिटिव आयन, अब ना जब ये बनता है ना मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन, अब इसका वैलेंस जो है ना, बाहर वाला ऑर्बिट खत्म हो गया, अब 2 ऑर्बिट रह गए K और L में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट, दिस वन इज द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, Mg3+ आएगा, और इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज +7730 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैं चौथा पॉइंट भी लिख देता हूं, फिर मैं डिस्कस करता हूं। Mg3+, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, Mg4+, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, नाउ दिस वन इज द फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड दिस इज 10450 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, 2 जगहों पे देखना, अगर आप ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड में आते हैं ना, तो तकरीबन ये 2 गुना बढ़ गई, 700 से 1400, 2 गुना डबल हो गई। लेकिन जब आप सेकंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में जाते हैं तो ये 1450 से 730 हो, तकरीबन कोई 5 से 6 गुना बढ़ गई। और जब आप थर्ड से 4 में जाते हैं तो फिर आप 7 से 10,000, यानी 7 से 14 डबल भी नहीं होती। इसका मतलब है कि कहां पे एक जंप लग रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जंप कहां पे लग रहा है, वो लग रहा है इन दोनों के दरमियान, यानी ये तकरीबन 5 से 6 गुना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब है जब दो आयोनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान ह्यूज गैप आ जाए, यहां ह्यूज गैप है सेकंड और थर्ड के दरमियान, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, सेकंड। तो जो छोटी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी फिर क्या होगी, 2 होगी। जैसे कि आप एल्यूमिनियम पे चले जाओ, अगर आप एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे ना, यूं वैल्यूज लिखेंगे, तो आपको थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान ह्यूज गैप मिलेगा। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम, उसकी जो है वैलेंसी वो 3 होती है। अल्कली मेटल को देखें तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ह्यूज गैप मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में से छोटा फर्स्ट, और इसका मतलब है कि अल्कली मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 1। तो आप किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज उसको देखकर आप उसकी वैलेंसी उसको मालूम कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट्स थे जो मैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, फैक्टर्स, और फिर हमने पीरियोडिक ट्रेंड को पढ़ा। लास्ट में हमने एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इसको स्टडी किया। इस लेक्चर के दौरान कुछ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी आपके साथ शेयर किए। आपने इन तमाम बातों को याद रखना है, क्योंकि ये तमाम चीजें आगे जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें ये हमारे लिए बेस प्रोवाइड करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।